Good morning, students. Yesterday we have seen different theories related to light, like corpuscular theory given by Newton. According to him, the light is a material particle, as it explains reflection, refraction, but it fails to explain the phenomenon of diffraction, interference. Therefore, new theory was introduced, that is why electromagnetic theory, which was given by Maxwell. According to him, light is in the form of electromagnetic wave, which is always associated with electric field and magnetic field, and these two fields are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. ठीक है, but this theory failed to explain the phenomenon of photoelectric effect and black body radiation. Therefore, there is some another concept should be introduced to explain the concept of photoelectric effect and black body radiation. Today, once again, let me repeat the limitation of electromagnetic theory. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का हम लोग थोड़ा सा एक बार रिकॉल करेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज successfully helpful to explain the properties of light such as interference and diffraction, but it fails to explain the photoelectric effect and ब्लैक बॉडी रेडिएशन. द फेनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ये फेल कर जाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. साथ ही साथ यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. द चेंज हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, ये तीसरा चीज है, बुक में नहीं है, जनरली नहीं देता है. द चेंज ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे होता है हीट कैपेसिटी किसी भी सॉलिड का, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यह नहीं कर पाता है. द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम व्हिच with special reference to hydrogen atom was not explained by electromagnetic wave theory. These phenomena could be explained only if the electromagnetic waves are supposed to have particle nature and wave nature. या तभी हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे चारों फेनोमेनन को जब हम लोग लाइट को क्या कंसिडर कर लें, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों की तरह कंसिडर कर लें, तभी यह एक्सप्लेन हो पाएगा कि क्या कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे होता है, किसी भी सॉलिड का हीट कैपेसिटी जो चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कैसे होता है और क्यों होता है, और हाइड्रोजन लाइन के स्पेक्ट्रल लाइन में सेवरल फाइन लाइंस कैसे मिलते हैं, वह कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है, और होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है. इट विल बी ओनली एक्सप्लेन्ड by considering that the light behaves both as a particle and wave. ठीक है, और इस सब जाकर के एक्सप्लेन होता है. अब हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, वह कैसे होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कैसे होता है. ठीक है, आइए. डिफ्रैक्शन इज ए स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड ए ऑब्स्टिकल. जब लाइट को किसी ऑब्स्टिकल से पास कीजिए और रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल लगा दीजिए तो होता क्या है, सपोज कि ये एज है, लाइट यहाँ गया तो ये एज के द्वारा क्या होता है, ये बेंड कर जाता है. इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं. डिफ्रैक्शन इज स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द ऑब्स्टिकल. ठीक है, स्प्रेड कर देगा ऑब्स्टिकल के चारों तरफ, इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं. डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट when it is passed through a glass prism into constituent spectrum of the color. तो उसको हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं. लाइट ले लिए, व्हाइट लाइट, और उसको प्रिज्म से पास कर दे तो सेवरल व्हाइट लाइट जो होता है 7 कलर में टूट जाता है, स्प्लिट अप कर जाता है, उसका स्पेक्ट्रम मिलता है हम लोगों को, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है, और आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट देख रहे हैं, एक ग्लास प्रिज्म से पास किया गया है तो आपको राइट हैंड साइड एक स्पेक्ट्रम, कलरफुल स्पेक्ट्रम मिला है, सभी ऑलमोस्ट सभी कलर उसमें प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है, एंड व्हेन द लाइट इज पास थ्रू द ऑब्स्टिकल ना, इट विल स्प्रेड, दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन. और जैसे हम लोग लाइट ले लिए और इस ऑप्टिकल से पास कर दिए तो इस तरह से वेव के फॉर्म में टूटने लगता है, इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं. फिजिक्स में पढ़िएगा डिटेल्स में, वेव सेकेंडरी वेव फ्रंट का कंसेप्ट वहाँ पर लगता है, फिजिक्स 12th में पढ़ना आई थिंक. और जब आपको एक रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, कि एक मीडियम से पास के दूसरे मीडियम में चला गया, डिवेट करके दूसरे मीडियम में जाकर, तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं. और एक रिफ्लेक्शन भी था, सेम मीडियम में अगर रिटर्न हो जाए तो रिफ्लेक्शन होता है वो. ठीक है, refraction is the bending of light
It also happens with sound, water and other waves as it passes from one transparent substances into another. तो इसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब लाइट बेंड कर जाता है, जब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस की तरफ जाता है, उसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, तो आपका इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन आप देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते आप पानी में कोई ऑब्जेक्ट डाल दीजिए तो ऊपर वाला पोर्शन सीधा दिखाई देगा, नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, वो बेंड कर जाता है। क्यों होता है ऐसा? रिफ्रैक्शन के चलते होता है। ठीक है। Interference is the combination of two waves of the same or different frequencies to give wave whose distribution at each point in space is the algebraic or vector sum of disturbances at the point resulting from each interfering wave। ठीक है। तो इंटरफेरेंस में होता क्या है कि यह दो वेव का कॉम्बिनेशन होता है, चाहे तो उसका फ्रीक्वेंसी सेम हो या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का हो। ठीक है। टू गिव ए वेव व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन एट ईच पॉइंट इन स्पेस इज द अलजेब्रिक और वेक्टर सेम, जिसका समअप जो है हम लोग अलजेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं और वेक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस फेनोमेनन को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। इसमें दो तरह का बैंड मिलता है, डार्क बैंड और ब्राइट बैंड मिलता है। इसको फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। यही है आपका डिफ्रैक्शन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अगर दोनों वेव एक ही फेज में हो, ठीक है, तो उनका मॉड्यूलेशन होता है, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जैसे वेव 1 है और वेव 2 है ना, देखो इसका ऊपर वाला तो इसका भी ऊपर वाला, इसका नीचे वाला तो इसका नीचे वाला। ठीक है। तो प्लस ऊपर है, नीचे माइनस ले लिया, तो एकदम सेम फेज में है। तो अगर दोनों अगर मर्ज होगा तो देखो मॉड्यूलेशन हो गया ना, लार्ज एम्पलीट्यूड का मिल गया, इंटेंसिटी हाई हो जाएगा इसका। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग उसको कहते हैं कि जब दो वेव अपोजिट फेज का हो, जैसे देखो क्रेस्ट तो इसका ट्रफ तो इसका क्रेस्ट इस तरह से मिल जाए तो उसका एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर डीमोडुलेशन होता है। इस तरह के इंटरफेरेंस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यही तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है। ये तुम यहाँ से यहाँ तक के दूरी को वेवलेंथ कह दिए, इसके हाइट को एम्पलीट्यूड कह दिए। ठीक है। एक ट्रफ है तो एक क्रेस्ट है। तो दो अगर वेव, ठीक है, वेव ए और वेव बी दोनों एक ही फेज में है, देखो इसका क्रेस्ट ऊपर तो क्रेस्ट, ट्रफ तो इसका ट्रफ, क्रेस्ट तो क्रेस्ट, ट्रफ तो ट्रफ, ये दोनों सेम फेज में है। जब दोनों मिलेगा तो इसका देखो मॉड्यूलेशन हो गया ना, बड़ा बड़ा मिल गया ये। ठीक है। तो देखो यहीं पर दिखाया गया है, बल्कि बड़ा बड़ा मिल गया है, देखो ना, ये एम्पलीट्यूड इसका बढ़ गया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो वेव जैसे ए और सी है, इसका क्रेस्ट तो इसका ट्रफ तो इसका क्रेस्ट, दोनों दो फेज में है। तो जब ये मिलेगा तो डी मॉड्यूलेशन होगा, एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज कर गया, तो इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह दिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है। व्हेन ए रेडिएंट एनर्जी falls on the surface of a body, a part of it absorbed, a part of it is reflected and the remaining energy is transmitted. This is known as black body radiation। कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट है, उस पर लाइट एनर्जी को इंसिडेंट करने दो, तो कुछ पार्ट को, लाइट के पार्ट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। कुछ पार्ट जो होता है सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है सेम मीडियम में। ठीक है। और जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको भी उतना ही जल्दी ट्रांसमिट कर देता है। जैसे कच्ची सड़क पर चलो और एक पक्की सड़क पर चलो, पक्की सड़क पर गर्मी ज़्यादा लगता है, क्यों लगता है, ब्लैक बॉडी हो गया, लाइट एनर्जी आएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया, और जो एब्जॉर्ब कर लिया उसको उतना ही जल्दी रेडिएट कर देगा। गुड एब्जॉर्बर, गुड रेडिएटर। तो ब्लैक बॉडी जितने जल्दी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा रेडिएट करेगा। तो एक तो रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरा जो एब्जॉर्ब कर भी लिया उसको भी रेडिएट कर लिया, और उसी पर आप है उस रेडिएशन के चपेट में आ गया, आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। लेकिन वही कच्ची सड़क है, उस पर चलना आसान हो जाता है ना। तो व्हेन ए रेडिएट एनर्जी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी, ठीक है, ए पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड एंड द रिमेनिंग एनर्जी इज ट्रांसमिटेड। दिस phenomenon is known as black body radiation. An ideal body is expected to absorb completely the radiant energy falling on it is known as black body. कोई भी वैसा ऑब्जेक्ट जो सारा रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले उसको हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है। अब ब्लैक बॉडी इज नॉट ओनली ए परफेक्ट एब्जॉर्बर,
बट ऑल्सो ए परफेक्ट एमिटर और ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जो ब्लैक बॉडी होते हैं जितना जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं ना, ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व, गुड एब्जॉर्बर गुड रेडिएटर, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना रेडिएट करेगा। A hollow sphere coated inside with a platinum black which has a small hole in it, its wall can act as a यह आपको एक ब्लैक बॉडी का जैसे एक होलो स्फीयर ले लिया, उसका इंटरनल वॉल जो है सब लोग प्लेटिनम ब्लैक से पेंट कर दिया, कोट कर दिया और उसमें एक होल कर दिया, तो यह जो होगा आपका ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का काम करेगा आपको। The radiation emitted by black body kept at high temperature is called black body radiation। अगर ब्लैक बॉडी को हाई टेम्परेचर दे दिया जाए, ठीक है, तो द रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी केप्ट एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जब हाई टेम्परेचर दीजिएगा तो हाई टेम्परेचर पर जो रेडिएशन होगा उसी रेडिएशन को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज द विजिबल ग्लो दैट द सॉलिड ऑब्जेक्ट गिव्स ऑफ व्हेन हीटेड। किसी भी ब्लैक बॉडी को हीट करते चले जाइए तो ग्लो करेगा, साथ साथ उसका कलर चेंज होते चला जाता है, इसी रेडिएशन को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अगेंस्ट वेवलेंथ गिव्स द फॉलोइंग डिटेल्स। यही है आपका ना, अगर कोई ब्लैक बॉडी को हिट कीजिए तो उसका कलर चेंज होता चला जाएगा, देख रहे हो, जैसे इधर वेवलेंथ है और इधर तुम्हारा इंटेंसिटी है, विजिबल लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा है जो हम लोग को दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट कलर का कलर चेंज होता चला जाएगा, मिलेगा आपको। ठीक है, द नेचर ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द टी ऑफ द ब्लैक बॉडी। जो रेडिएशन जो है किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो टाइम पर डिपेंड करेगा। If the energy emitted is continuous, the curve should be as shown by the dotted line। ठीक है, अगर यह कंटिन्यूअस होता, ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन जो दिखलाया गया है इस तरह से एनर्जी होता, ऐसे होता है, ऐसे कंटिन्यूअस होता है, ऐसे देखो ऐसे। ठीक है, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ जो होता है ऐसे होता, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ क्या है, ऐसे है, तो किसी का ऐसे हो रहा है, तो किसी का ऐसे है, तो किसी का ऐसे है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। मतलब एनर्जी जो एब्जॉर्ब्ड या रेडिएटेड जो होता है कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, if the energy emitted is continuous, the curve should be as shown by the dotted line। At a given temperature, the intensity of radiation increases with the wavelength। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा इंटेंसिटी भी आपका इंक्रीज करता चले जाएगा। ठीक है, रीचेज मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेज, और इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के बाद फिर से उसका इंटेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ने लगता है। तो वेवलेंथ बढ़ने से क्या होगा, उसका एनर्जी चेंज करेगा, और एनर्जी चेंज करने से, वेवलेंथ चेंज करने से उसका कलर चेंज हो जाएगा आपका। यही वजह क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज ग्रेटेस्ट एट द मीडियम वेवलेंथ एंड लीस्ट एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वेवलेंथ। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, the peak of maximum intensity shift toward the shorter wavelength। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाइएगा इंटेंसिटी शिफ्ट कर जाएगा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इसलिए। यही अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। साइंटिस्ट के नाम पर है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैक्स प्लैंक प्रपोज्ड ए क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल जो था, प्लैंक्स जो था, प्लैंक को क्वांटम थ्योरी का कंसेप्ट दिया। ठीक है, और उसका पोस्टुलेट्स था, क्या था वो हम लोग देखेंगे। हाँ नमस्कार सर। जी सर, ठीक है सर, अपना कैसे सर, चला गया सर कल ही। वो अच्छा, ये क्या कहा जाता है, इनका नाम है आपको बलिराव।
अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ सुरेंद्र नाथ हैं, सुरेंद्र नाथ हैं। जी 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 जी। उस स्थिति में फिर एक लेटर से हम लोग ये कर लेंगे, फिर इंटीमेट कर देंगे कि चेंज हो गया। हाँ लास्ट में मतलब हम लोग पास पॉइंट ग्राउंड बन जाएगा कोई रिटायर करके। ना कल हम बताए हुए होते ना, हालांकि। जी जी जी। हाँ प्रपोज कर देना था उनको, हाँ हाँ। ठीक है सर, ठीक, नमस्कार सर। जी सर, जी सर, जी सर, ठीक। जी 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 सर, ठीक। हाँ जी, देखो दो सीढ़ी है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। दोनों में कौन कंटिन्यूअस है कौन डिसकंटिन्यूअस है, देख करके बताओ। फर्स्ट वाला कंटिन्यूअस। हाँ दूसरे वाला। डिसकंटिन्यूअस। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, देखो इसमें कंटिन्यूअस है। इसमें एक के बाद दो है, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ठीक है, एक के बाद जब भी आएगा तो दूसरा आएगा, डेढ़ नहीं आएगा। दो के बाद जब भी आएगा तो तीन आएगा, अढ़ाई नहीं आएगा। और इसमें क्या है, वन, 1.1, 1.2, 1.3 करते हुए नाइन, तब दो, तब 2.1, इस तरह से। तो ये कंटिन्यूअस हो गया। जो कंटिन्यूअस होता है उसी को हम लोग क्वांटाइज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, कंटिन्यू, जो डिसकंटिन्यूअस होता है उसको हम लोग क्वांटाइज्ड कहते हैं। तो जो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस, ये हो गया क्वांटाइज्ड, और ये हो गया आपको कंटिन्यूअस ना। डिसकंटिन्यूअस मतलब क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो वही कहना था इनका प्लैंक का, कि द इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ए बॉडी इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द बॉडी। किसी भी बॉडी से जो रेडिएशन होता है तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं और वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। उसी रेडिएशन के चलते क्या कहा जाता है, इमिशन होता है ना। एनर्जी रेडिएट करेगा, इमिट कर गया। किसके चलते होता है, तो चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन के चलते होता है। ठीक है, द एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी is discontinuous and it is in the form of a small packet of the energy called quanta। और ये जो एनर्जी चाहे वह इमिट कर रहा हो या एब्जॉर्ब कर रहा हो, वह डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस मतलब क्वांटाइज्ड होता है। एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, और उसको हम लोग क्वांटा कहते हैं। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, और ये आपका क्या कहा जाता है, जो क्वांटम ऑफ लाइट है, जो आपका इन द एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट है, जिसको आप क्वांटा कह रहे हैं। ठीक है, तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके फ्रीक्वेंसी का। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या कहा जाता है, एनर्जी उसका उतना ज़्यादा होगा। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू ना। और न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है। यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला निकल के आएगा आपका ना, यही हो गया। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी विच इम्प्लाइज, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए, एच, ई बराबर एच न्यू ना, जहाँ एच को कहते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 6.6256 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और 6.6256 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड। ठीक है, फोर्थ आपका हो गया। तो ये आपका याद रखेंगे, और न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा। तो ई इज इक्वल टू एच अपॉन एच इंटू सी अपॉन लेमडा, फॉर्मूला एक हो गया आपका। इन द केस ऑफ लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। अगर वह लाइट से रिलेटेड हो गया तो उस क्वांटम को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी विल बी सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम, मतलब कि आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है किसी भी ब्लैक बॉडी से या रेडिएट हो रहा है, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एंड एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन ये क्या कहा जाता है, एच न्यू। एच न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एन एच न्यू बल्कि कह दीजिए
1 होगा तो फिर 2 होगा, 2h न्यू हो जाएगा, फिर 3h न्यू हो जाएगा, फिर 4h न्यू हो जाएगा, इस तरह से होगा ना। तो यही आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो गया, 4 पॉइंट आ गया। E बराबर nh न्यू where n is integer such as 1 2 3. This means that the body can emit or absorb energy equal to h nu, 2h nu, 3h nu ना, or any other integral multiple of h. This is called quantization of energy, और इसी को quantization of energy कहते हैं। The emitted radiant energy is propagated in the form of wave, और जो एनर्जी इमिट होता है वह वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करता है, बाहर निकलता है। विथ दिस थ्योरी प्लैंक वाज एबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ intensity in the radiation from black body as a function of frequency or wavelength at a different temperature, और different temperature पर चूंकि उसका frequency change होगा, wavelength change होगा, तो different energy होगा, जब different energy होगा तो different color show करेगा, इसीलिए वह discontinuous होगा, continuous नहीं होगा। यही है आपका emitted radiant energy is propagated in the form of the wave. With this theory Planck was able to explain the distribution of intensity, कैसे उसका इंटेंसिटी घटेगा, कैसे उसका बढ़ेगा, कैसे उसका रेडिएशन होगा, सारा कुछ आपको इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जब हम लोग कंसिडर करेंगे क्या एज ए वेव। ठीक है, अब आइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एच हर्ट्ज का दिया हुआ है। एच हर्ट्ज परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट वेयर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल, for example potassium, rubidium, cesium, etc. were exposed to a beam of light. This phenomenon is known as photoelectric effect. देखो फोटो मीन्स होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक माने करंट, और इलेक्ट्रिक करंट में होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। When the light of energy will incident on the certain metal surface, it will eject the electron. Ejection of ejected electron is known as photoelectrons, and this phenomenon is known as photoelectric effect. ठीक है, क्लियर हो गया। When the light will incident on the metal surface, ठीक है, of certain metal, the electrons will be ejected out. The ejected electrons are called photoelectrons, and this phenomenon is known as photoelectric effect, और इस phenomenon को हम लोग photoelectric effect कह दिए। The result observed in the experiment where, अब क्या क्या result observe किए इसको हम लोग discuss करेंगे। Actually देखो, when the light will incident on the metal surface, its light energy will be consumed in two ways. Some of the energy is consumed in overcoming the force of attraction acting between the electron and proton. जैसे इलेक्ट्रॉन ही ना इजेक्ट हो रहा है, तो these electron are associated with proton with electrostatic force of attraction. ठीक है, तो जितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को ओवरकम करना होगा, तब इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री। नाउ एक्स्ट्रा एनर्जी which is left with the photon will be provided to the electron in the form of the kinetic energy. Due to that very energy, an electron will be ejected out. तो कि जब मेटल सरफेस पर कोई लाइट एनर्जी इंसिडेंट करता है तो उसका एनर्जी दो फॉर्म में कंज्यूम होता है। सम ऑफ द एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन हैमरिंग द इलेक्ट्रॉन। व्हाई देयर इज हैमरिंग? because these electrons are always associated with proton with electrostatic force of attraction. We have to overcome this force. This hammering phenomenon is associated with the momentum. Okay, and momentum is associated with the mass. Thus we can say that light is of particle nature. Proof हो गया। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो वह वेव के फॉर्म में प्रोपगेशन होता है, थोड़ा देर पहले हुए। दस इट इज ऑफ वेव नेचर आल्सो। इट प्रूफ हो गया और का कि लाइट आपको वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों नेचर का होता है। नाउ लेट अस स्टडी वंस अगेन अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट वाज प्रपोज्ड बाय एच हर्ट्ज। ठीक है, and when the light energy will incident on the metal surface, electron will be ejected out. This phenomenon is known as photoelectric effect, and the ejected electrons are known as photoelectrons. ठीक है, two results were observed by the experiment. The electron are ejected from the metal surface as soon as the beam of light will strike on the surface. There is no lagging. जैसे मेटल पर इलेक्ट्रॉन ये सनलाइट पड़ेगा वैसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, आपका बैटरी चार्ज होने लगता है, आपका पंखा चलने लगता है, कोई भी टाइम लैग नहीं होता है। The number of electron ejected is proportional to the intensity or brightness of the light. सनलाइट ज़्यादा होता है तो बैटरी सोलर प्लेट से ज़्यादा चार्ज होता है, तो डीम लाइट रहेगा या बरसात रहता है
है रात में, एकदम में चार्ज नहीं होगा आपको। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये डिपेंड करेगा आपको ब्राइटनेस पर, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फॉर इच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। तो क्या सभी लाइट से आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नहीं, कम से कम इतनी, सपोज कि अमर प्रेम है, अमर प्रेम के यहाँ बबन गया और अमर प्रेम और बबन में दोनों में झगड़ा हो गया, तो अमर पर प्रेम के पिताजी खाना इसको बंद कर दिए, रूम में छोड़ दिया कि तुम अकेले रह, तुम बबन से, तुम केमिस्ट्री सर के हाउस कैप्टन से तुम कैसे झगड़ा कर दिया, तुमको खाना पीना बंद। जैसे ही बबन को पता चला कि मेरा दोस्त जो है से उसके पिताजी से डांट पड़ी है, खाना पीना बंद है, वो ग्लास में जूस लेकर के जाता है। जैसे ही जाता है तो वो अमर प्रेम परेशान होता है कि जा रहे हम बबन से मिलने, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी होना चाहिए कि जिस रूम में बंद है उस रूम से वो बाहर आ सके, तब ना बबन मिल पाएगा ना। तो अगर एनर्जी नहीं है तो नहीं मिल पाएगा। तो द मिनिमम एनर्जी एसोसिएटेड विथ दैट डोर which will crossed by the amar prem is known as threshold energy, and the frequency associated with that very threshold energy is known as threshold frequency। तो उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी कह दिए। एनर्जी हो गया जो एनर्जी चाहिए, उससे एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी हो गया वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहला गया। एट द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन V not the object ejected electron come out with the certain kinetic energy. The kinetic energy of these electron increases with the increase of frequency of the light used. All the above result could not be explained on the basis of law of classical physics। classical physics के हिसाब से अगर इसको हम लोग explain करें तो यह explain नहीं हो पाता है। ठीक है, according to latter the energy content of the beam of light depends upon the brightness of the light। in other words, number of ejected electron and the kinetic energy associated with them should depends on the brightness of the light। जितना ज्यादा brightness होगा उतना intensity होगा, और जितना ज्यादा intensity होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होगा, यही कहना चाहे हैं इसमें। ठीक है, बाद में आइंस्टीन आया, फोटो आप देखते ही पहचान गए होंगे। इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने वाला जो था आइंस्टीन ही था। किसको? photoelectric effect को। It was Einstein in 1905 was able to explain the photoelectric effect using the Planck's quantum theory of electromagnetic radiation। A beam of light can be viewed as a shooting beam of particle, the photon। During the collision, the photon transfer its energy instantaneously to electron, and the electron is ejected without any time lag। Greater the energy possessed by the photon, greater will be transfer of energy to the electron, and the greater the kinetic energy of ejected electron। लाइट एनर्जी जो इंसिडेंट होता है मेटल सरफेस पर, ठीक है, तो लाइट के एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो होना ही चाहिए, तो उसका एनर्जी दो वे में कंज्यूम हो जाता है। सम ऑफ द एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन हैमरिंग द इलेक्ट्रॉन। व्हाई देयर इज हैमरिंग रिक्वायर्ड? बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। टू ओवरकम दिस फोर्स ना एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी फोटोन के पास बच गया वो इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म, उसके चलते हाफ mv स्क्वायर के चलते वो बाहर निकल जाएगा। तो जितना ज्यादा निकलेगा वो डिपेंड करेगा उसके इंटेंसिटी पर, और उसका स्पीड डिपेंड करेगा उसके एनर्जी पर, फोटोन के एनर्जी पर डिपेंड करेगा। If h nu is the energy of the photon and h nu not the minimum energy required to eject the electron, then the difference in energy is transferred as kinetic energy of the electron। देखो सपोज कि हम लोग के पास मेटल सरफेस है, देखो इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ डायग्राम से, जल्दी समझ में आएगा तुम लोग को। ये मेटल सरफेस है, ठीक है, ये ऐसे है मेटल, ये सब ऑर्बिट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर तुमको पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, प्रोटॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, और लाइट एनर्जी इंसिडेंट कराया तुम यहाँ, ठीक है। तो सम ऑफ द एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन ओवरकमिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपोज कि इसका एनर्जी तुम्हारा h न्यू है, ठीक है, तो इजेक्ट, और कुछ एनर्जी तो इसको यहाँ से फोर्स को तोड़ने में लग गया, और रिमेनिंग एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। कौन सा? तो हाफ mv स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब जो इसकी एनर्जी है घटा हुआ रहेगा ऑलवेज, इससे इसकी एनर्जी कम होगा हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अगर इस एनर्जी को हम लोग h न्यू नॉट
को रिप्रेजेंट कर दे इस फॉर्म में, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ही ना हो गया। जो एनर्जी कंज्यूम हो गया, कुछ तो एनर्जी आपको ओवरकम करने में कंज्यूम हो गया और कुछ एनर्जी इसको दे दिए, तो ये ओवरकम करने वाला एनर्जी हो गया, ये हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, दोनों के सम टोटल के बराबर ये एनर्जी हो गया। इस एनर्जी यानी कि यहाँ से यहाँ एनर्जी जो कंज्यूम हुआ, सपोज कि एनर्जी आपका एच न्यू है, तो ये एच न्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये दोनों जोड़ दीजिए तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा जाता है इसको, एम ई होगा इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, v इज द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब दोनों का डिफरेंसेज हम लोग निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। अब आइए, dual behavior of electromagnetic radiation. Particle nature could explain the black body radiation and the photoelectric effect satisfactorily, but on the other hand, it was not consistent with the known wave behavior of light, which could account for the phenomenon of interference and diffraction. The only way to resolve the dilemma was to accept the idea that the light possesses both particle and wave-like कैरेक्टर, लाइट हैज ड्यूअल बिहेवियर। अगर देखो कुछ ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हम लोग को तो पार्टिकल नेचर को कंसीडर कर दिए, क्योंकि हैमरिंग आ रहा है, तो हैमरिंग जब ही होगा तो क्या वहां पर मोमेंटम हो जाएगा, तो मोमेंटम जो होगा किससे एसोसिएटेड है आपका, तो पार्टिकल से नेचर है, तो ये पार्टिकल नेचर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे फेनोमेनन हो गया जैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, तभी एक्सप्लेन होगा जब वेव कंसिडर करेंगे। तो हम लोग पास दोनों चारा, कोई चारा नहीं है कि हम लोग पार्टिकल कंसिडर करें कि वेव, इसीलिए दोनों कंसिडर हो जाता है, तब जा करके दोनों एक्सप्लेन होता है कि लाइट जो होता है दोनों नेचर का है। ठीक है, आज की सभा यही समाप्त करता हूँ। ठीक है, देख लेता हूँ टाइम कितना हो रहा है, ना तो और कंटिन्यू करूँगा। टाइम हो गया आपका 32। ठीक है, अटेंडेंस ले लेता हूँ, इसके बाद छोड़ता हूँ आपको।